My news section is over. I'm back for the index performances. What's happened on the FII data, what's happened on the long build-up, short covering and long unwinding, what's happened on the open interest side, what's happened in the commodities market, what's happened on the currency market and what's happened on the derivatives market. ये सभी मार्केट की जानकारी हम आपको देते हैं है अपनी सीखो सिखाओ सीरीज के अंदर में. तो ये वीक बहुत वॉलेटाइल रहा और वॉलेटिलिटी कैसे आई ये अपन देखते हैं इंडेक्स परफॉर्मेंस के अंदर में. लेट अस गो वन बाय वन, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप. सो इंडेक्स के अंदर में इंडाइसेस किसने क्या रिटर्न्स दिए. सो ये लास्ट वीक के अंदर में बीएसई स्मॉल कैप गेव रिटर्न ऑफ 3.5%, अराउंड 3.5%, एंड आपका मेजर निफ्टी इंडाइस हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 1.5%, सेंसेक्स अबाउट 1%, एंड निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी एंड निफ्टी 500 हैज गिवन अबाउट 1.5%. सो अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये दोनों ने परफॉर्मेंस किया है. जो दोनों के इंडाइसेस है ये 3.5%, 2.5%, 3.5% ये रेंज में ऊपर आए, जबकि ऑन अ वीकली साइड your Nifty and Sensex was in the range of 1%. So obviously there was this momentum which was happening. So momentum हो रहा था स्टॉक्स के अंदर में और स्टॉक्स के मोमेंटम के कारण मार्केट ऊपर जा रहा था. We are seeing that लास्ट 2 दिन से स्लाइड हो रहा है मार्केट. सो ये एक है ये मार्केट में क्या होता है कि न्यूज जब डिस्काउंट होती है, जब न्यूज बिल्ट होती है, there was a built up which was happening last week because of the government announcements, and at the fag end on Saturday when Aramco and so many other data which came in through the drone attack and all that stuff, it has now slided in this week the market. So built up अच्छा खासा बन रहा था और ये indices में दिख रहा है. Let me show you what's happened on the sectorial indices weekly returns. On the sectorial side अगर आप देखते हैं तो निफ्टी ऑटो में परफॉर्मेंस था 3.5%, and I'll show you the positive first and then those negative outputs. And again we had consumption, we have Nifty Bank, and we had Nifty Metals and Nifty Realty, and some of these indices which were in the range of between 2 and 5%. The highest performer was Nifty Realty, which was up by 5.5% because of these government announcements which were coming in on the weekends. So ये एक built up बन रहा था कि रियल एस्टेट के लिए कुछ आने वाला है, मेटल्स के लिए कुछ आने वाला है. और मेटल के क्यों आया, बिकॉज मेटल में आईआईपी का डेटा अच्छा आया था. ओके, रियल एस्टेट में क्यों, बिकॉज कुछ जो न्यू फंडिंग नॉर्म्स आए, जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किए फॉर द लो एंड द मिडिल इनकम ग्रुप, एंड ऑल्सो द एक्सपोर्ट सेक्टर. सो वी हैव बीन सीइंग दैट ऑन द कंजम्पशन बास्केट कहीं इंप्रूवमेंट था इंडाइसिस के अंदर में बिटवीन 2 and 3%, एंड ऑल्सो ऑन द मेटल साइड एंड द रियल एस्टेट साइड देयर वाज एन इंप्रूवमेंट. तो कहाँ पे ड्रैगिंग था, वेयर डिड द मार्केट ड्रैग. So on the Nifty IT and pharma and the FMCG, these were the three. So usually the defensive, जिसको बोलते हैं ना IT, pharma, FMCG, the defensive was dragging. Always remember, when the market is going to perform, the defense is going to drag. And what is going to take it up? Those which are momentum counters, जिसको बोलते हैं ना the beta, high beta counters. So high beta में movement था, high beta में because, और जब high beta में movement होता है इसका correlation देख लो आप. आपके पास में एनएससी मिड कैप या बीएससी मिड कैप एंड बीएससी स्मॉल कैप, जहां पे ज्यादातर हाई बीटा का परफॉर्मेंस है वो ऊपर था. तो ये देखो ये डबल कोरिलेशन, सेक्टोरियल परफॉर्मेंस टू द इंडेक्स परफॉर्मेंस, ये आपको दिख गया. देखो मैंने जो लास्ट चार्ट आपको बताया था जहां पे ये दिख रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप, ये क्यों, क्योंकि इसका मेजर परफॉर्मेंस यहां पर है. व्हेन यू सी इन द रियल एस्टेट सेक्टर, व्हेन यू सी द एसएनपी कैपिटल गुड सेक्टर्स व्हिच इज द बीएससी कैपिटल गुड सेक्टर, एंड आल्सो द निफ्टी कंजम्पशन बास्केट, या ये बैंकिंग सेक्टर जहां पर कंजम्पशन स्टोरी प्ले हुआ, इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप में वो परफॉर्मेंस था. एंड व्हेन वी वर सीइंग दैट द लार्ज कैप वाज ड्रैगिंग बिकॉज ऑफ दिस, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स वर ड्रैग्ड. सो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस इसीलिए बना बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन दैट वी हैव सीन. नाउ लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड ऑन द अदर ग्लोबल इंडाइसेस वीकली रिटर्न. सो ग्लोबल इंडाइसेस में क्या हुआ, इफ यू सी निकाई, इट वाज द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अबाउट 3.75%, followed by Straits Times, which is a Singapore index, about 2%, and followed by about FTSE and Shanghai, which were 1%. So if you see the international scenario, while if you see Dow Jones and the index of US, they were also in the range of 1%. So we were actually in the same range. So internationally, if we see, we were actually tagging US market. So we were up by 1.5%, US was up by 1.5%. And who was outperforming? So in the Asia side, in the Japan, because of, again we saw Japanese numbers, Japanese economy is performing, and that's why Nikkei was going up by 3.5%, 4%. So Hang Seng
and Japan were the two indices which were on the Asian side. Hong Kong was outperforming and Singapore was outperforming. So there was this outperformance on the Asian indices, and most of the other indices were in the range about 1.5%, 2%. Now let me give you the picture on the gainers and losers of the week. So what's happened on the Nifty 50 gainers and losers? So if you see, the top gainer was Yes Bank for the week. Again, banking has sort of been there. Even State Bank was up by 6.5%. Yes Bank was up by 13.5%. And then there were BPCL was up by 7.5%, 8%. Tata Motors up by 7%. Again, we see automobile. There is some demand. People are thinking automobile में कुछ belief है कि depreciation कम होगा. There will be benefits of depreciation availability for the last 3 quarters, higher additional depreciation for vehicles. There is also demand push which the government wants to give. So yesterday Tata Motors was in action for about 7% plus. State Bank was 6.5% plus. Hindalco was plus by 6.5%. ICICI Bank up by 5.5%. Vedanta, again metal sectors. So if you see metal banking, so banking we had IndusInd Bank, we had SBI, we had Yes Bank and ICICI Bank. 4 banks were in plus, and that's why the banking index was up. You saw the banking index. Because of these large cap banks getting up, the performance in the banking index was showing. And then we saw Vedanta and few of these counters which are showing benefit on the metal sector. And then we have few from the automobile, Hero MotoCorp and Tata Motors, which were showing performance on the auto sector. So here pura performance, auto, banking and oil and 2-part metals is what we were looking at. And then if you look at on the downside, again we know that 3 indices were dragging. One was, I said, IT, pharma and FMCG. Let us see those sectorial stocks are also there or not. So if you see, Z Entertainment was down by 3%, HCL Tech, so that is a technology counter, down by 3%, Wipro down by about 2.5%, TCS down by 2.5%. So Wipro, TCS and HCL Tech, all 3 down by 2.5%. NTPC, Bharti Airtel, Tech Mahindra, were all the ITC, GAIL and Infosys were down in the range of 1.5 to 2%. So यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं FMCG basket कुछ नीचे चल रहा था और कहीं पर technology sectors नीचे चल रहे थे, and somewhere it was a mixed bag. So if you look at it, this was the performance of the top 50 Nifty top 50 gainers and losers. On the Sensex side, top gainers and losers, we had Yes Bank, so it is a similar mapping. So if I want to just see something which is different here, I see Tata Motors, it is same, and SBI, ICICI Bank, Vedanta, IndusInd, Hero, Maruti and M&M. So Maruti is one part of the Sensex top 50 gainers which is showing me here. So mostly all auto were up. M&M, Maruti, Tata Motors, everything was up and banking was up. And if you see on the Sensex top gainers and losers, on the loser side, HCL Tech. So HCL Tech, TCS, Infosys. Again, you see the technology counters down, and NTPC, Bharti, and others like Power Grid, Sun Pharma and Coal India. So they were in the range of between 3% down to about 0.5%. So this was a mixed bag performance in the week. On the FI and DI activities, again very important कि आपके पास में जो foreign institutional investors का confidence और जो domestic institutional investors का confidence है, वो क्या था इस week के अंदर में, वो activity क्या थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है. So अगर मैं पूरे week की activity देखूं, so we started from Monday and ended Friday. So although there was Tuesday holiday, so we had a data about 1, 2, 3, 4, 5 day or 4-day data which we could analyze, and we see that the blue is the FII data, the orange or the red is the DII data. So DIIs are buying from Monday onwards 600 crores, and FIIs, so this is volume value in crores, FIIs were selling 188 crores. Again Wednesday, FIIs were buying and also the DIIs were buying, but the DIIs outnumbered the FI by 5 times, 1100 crores buy. And on Thursday again the FIs were buying because the DI number which has come in next day, Thursday, and because of built-in which was happening, again 700 crores FIs bought and DIs sold 126 crores. So there was not much sale here. And on the Friday again the DIs sold and FIs bought again. So it was, if you see, DIs were 2 positive, 2 negative, and the similar scenario for the FIs. So overall a mixed bag, but yes, there was some buying in pockets and then there was some selling, but it was mostly absorbed by the DIs. So let me talk to you about the FI activity in the FNO segment.
So that was the cash market. Now I'm talking about the F&O segment. F&O segment, FIs were buying index to 2,300 crores on Monday, and they were not selling. Selling in stocks was not there. Then again on Wednesday, there was buying, and in stocks also there was buying, and also on Thursday it was buying for 4,000 crores and hardly selling of 200 crores in stock. And on Friday also there was buying of 1480 crores, and that's why this performance is plus ना. ये 1.5% ऊपर होने का कारण क्योंकि ये कंटिन्यूस एफआई ने इंडेक्स में भी बाइंग किया और साथ में स्टॉक में भी बाइंग किया इस वीक के अंदर में. क्लियरली इंडिकेशन है. ब्लू इज द इंडेक्स परफॉर्मेंस. इंडेक्स जो बाइंग हुई है एफआई डीआई एफपीआई की, और जो ऑरेंज है वो स्टॉक की है जहां पे बाइंग हुई, एक्सेप्ट एक थर्सडे जहां पे 200 करोड़ की सेलिंग हुई. हर वीक बाइंग हुई है, एंड मंडे जो 120 करोड़ की हुई है. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 4 और 2 6 7-8 हजार करोड़ की बाइंग के सामने हार्डली वी हैव अ नंबर ऑफ से 400 करोड़ विच इज सेलिंग. सो इट वाज अ ह्यूज बाइंग रिस्पांस एंड वी हैव सीन दैट मार्केट हैज आउट परफॉर्म. अब ये डेरिवेटिव्स का एफएनओ मार्केट का डेटा में लेके आया हूं कि डेरिवेटिव्स एफएनओ मार्केट्स में क्या हुआ, और ये आपको मैं बताता हूं ना कि हर बार हर चीज इंपॉर्टेंट है. जैसे एफआईआईडीआई डेटा इंपॉर्टेंट है, एफआईआईडीआई एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल लोकल डेटा इंपॉर्टेंट है. हमने सेक्टोरियल डेटा देखा, हमने सेक्टोरियल इंडाइसेस देखे. अब मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा जो डेरिवेटिव्स का है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, और आपको मालूम है उसके बगैर मार्केट चलता नहीं है. आज की तारीख में एवरीवन ट्रेड्स ऑप्शंस इंटरनेशनली और लोकली. एवरी ट्रेडर, एवरी इन्वेस्टर इज ट्रेडिंग ऑप्शंस. तो ऑप्शंस का क्या डेटा है, तो अगर मैं 26 सितंबर की एक्सपायरी जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ है, अगर उसका डेटा देखता हूं और एनालाइज करता हूं, तो एज ऑन डेट मैंने डेटा लिया विच वाज एज ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे व्हेन वी आर शूटिंग. सो 10,800 का जो, और ये रेड इज द पुट, रेड इज द पुट एंड ग्रीन इज द कॉल. कॉल मतलब, पुट मतलब कहां पर मंदी का, बिकॉज ऑफ दिस फॉल विच हैज हैपेंड बिकॉज अरमैको एंड अदर इवेंट्स विच हैज हैपेंड इन द लास्ट मंडे ट्यूसडे. सो देयर वाज दिस, बिकॉज दिस 10,800 के पुट में बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो गया. लोगों को लगा 10,800 से मार्केट टूटेगा, इसके लिए लोगों ने यहां से पुट में बाइंग करना चालू कर दिया. सो एक लॉन्ग बिल्टअप हो गया पुट के अंदर में 10,800 में, 10,600 में और 10,500 में. यहां पे ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप हो गया, और कॉल पे ओपन इंटरेस्ट कहां पर है 11,000. सो यहां पे वो शॉर्टिंग रह गई है मार्केट में. 11,000 का कॉल बेच रहे लोग, 11,100 का कॉल बेच रहे हैं, 11,200 का कॉल बेच रहे हैं, 11,300 में ओपन इंटरेस्ट है. सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल के अंदर में अगर देखेंगे तो 11,000 में है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट के अंदर देखेंगे तो 10,800. मार्केट क्लियरली बता रहा है कि 11,000 के ऊपर चलेगा नहीं, और 10,800 से नीचे ही जाने वाला है मार्केट. सो ये क्लियर इंडिकेशन दिखा रहा है ये डेटा. ओके, लेट मी सी द डेटा अगेन on the similar side, but this time I'm changing percentage, changing the OI. So अगर आप मेरे को देखेंगे तो पहले वाला था ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल था, अब इसमें जिस जगह पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिस स्ट्राइक में या घटा है, उसका इफेक्टिव डिफरेंशियल डेटा दे रहा हूं मैं आपको. तो इससे आपको क्या एनालिसिस में बहुत सीधा समझ में आएगा कि कहां एडिशन हुआ है. ओके, पहले मैंने बताया कि कहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट है, अब मैं बता रहा हूं कहां एडिशन हुआ. तो आपको दिख रहा है कि 10,850 में इतना बड़ा एडिशन हुआ है, और यही इसी तरह से 10,950 में एडिशन हुआ है, 11,050 में कॉल में एडिशन हुआ है. और अगर रेड है तो ये पुट है, तो पुट में कहां पे रिडक्शन हुआ है, तो ऊपर के पुट लोगों ने काट दिए और नीचे के पुट में एडिशन किया लोगों ने, और यहीं पे ऊपर के कॉल में एडिशन हुआ है. सो लोग क्लियरली सेलिंग मोड में है. 10,750 से लेके 850, 950, 11,050, ये सभी स्ट्राइक में लोगों ने ग्रीन अप है, मतलब कॉल में एडिशन किया है, ओपन इंटरेस्ट की क्वांटिटी में एडिशन हुआ है. और वहीं पर यहाँ के जो पुट्स है लोगों ने काट लिए, 11,150 से लेके 10,900 तक के पुट्स का रिडक्शन आया, और पुट्स में बिल्टअप कहाँ बना, जो बना है 10,450 से लेके 10,550, 10,750. तो क्लियरली मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है लोगों को लग रहा है मार्केट नीचे आएगा. लेट मी सी द डेटा फर्दर. अब मैंने इसी चीज को बैंक निफ्टी के ऊपर में एनालाइज किया, जो निफ्टी का डेटा है, उसके बाद बैंक निफ्टी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडेड इंडाइस, और ये वीकली भी ट्रेड होता है, मंथली भी ट्रेड होता है. 3-4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द मंथली कॉन्ट्रैक्ट. सेम में निफ्टी में भी 4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, लास्ट कॉन्ट्रैक्ट इज द मंथली कॉन्ट्रैक्ट, और ये हाईली ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स है. इसके लिए मैं इसके ऊपर में ज्यादा फोकस देता हूं, क्योंकि 95% ऑफ आवर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और जो मेरे श्रोता है, ये अगर आप देखेंगे तो इसी में काम कर रहे हैं.
जो 5-10% जो स्टॉक में काम करते हैं उनके लिए भी मेरे पास अच्छा खासा मैं न्यूज़ आपको इसके आगे दूंगा, किसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, किसमें शॉर्ट हो रहा है। तो यू विल गेट अ फ्लेवर ऑफ बोथ पीपल हु आर हाईली ट्रेडिंग इन इंडाइसेस एंड दोज ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। सो अब मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करूंगा। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 27,000 के पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, एंड उसी तरह से 27,500 का पुट में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और कॉल का अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट 28,000, यानी लोगों को 28,000 के ऊपर मार्केट नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी 28,000 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पे खड़ा कर दिया है। उसी तरह से लोगों ने 27,000 के पुट खरीद के रखे हैं। लोगों को लग रहा है यहां से लगता है मार्केट नीचे जाएगा, इसके लिए एक बिल्टअप हो रहा है। और यहीं पर 27,500 में इज द सेकेंडरी बिल्टअप विच इज हैपनिंग, विच इज एन इक्वल ऑन बोथ कॉल एंड पुट साइड। अब बाकी अगर आप देखेंगे तो काफी फ्लैट है एक्सेप्ट 26,500 जहां पे कुछ पुट बिल्टअप है। तो हो सकता है लोगों को लग रहा है कि 26,500 के नीचे नहीं जाए और 27,000 के ऊपर नहीं जाए। और हाईएस्ट साइड पे अगर देखेंगे तो 27,500 में, और उसके ऊपर देखेंगे तो 28,000। सो 28,000 पे तो क्लियरली एक सीलिंग लग गया है। वहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा हुआ है और पुट का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। लेट अस सी द डिफरेंशियल डेटा व्हिच विल गिव मी अ मीनिंग एज टू व्हाट हैज हैपेंड वेयर। सो अगर आप दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का डिफरेंशियल ओपन इंटरेस्ट का डेटा बता रहा है कि 27,400 में लोगों ने कॉल में एडिशन कर दिया सीधा। यहाँ पे बहुत बड़ा एडिशन हुआ, अगर आप देखते हैं तो ये 700, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडिशन हुआ है। और इसी बिटवीन में अगर मैं देखूंगा कि सेकंड एडिशन जो हुआ है 27,300 में हुआ है, तो 27,400 27,300 में लोगों ने कॉल में एडिशन किया है। और पुट में रिडक्शन कहाँ हुआ है, या पीछे के स्ट्राइक जितने हैं 28,100 से लेके 27,700 क्लियरली बता रहा है कि लोगों को ऊपर में तेजी नहीं लग रही है। तो लोगों ने अपने पुट भी काट लिए। जो भी लोग अगर पुट में भी शॉर्ट थे उन्होंने कटिंग कर दी, या पुट जो लॉन्ग थे उन्होंने अपने पुट होल्ड नहीं किए, दे हैव रिड्यूस्ड इट एंड दे हैव बुक्ड इट। सो ऐसा लग रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ 27,300 में, और 27,600 और 700 में भी एडिशन हो रहा है। और नीचे में अगर आप देखते हैं तो पुट में अभी 26,300 में लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है, और वही 26,600 में कॉल में इंटरेस्ट आ रहा है। सो लोगों का क्लैरिटी है कि 26,300 26,600 नीचे में, और ऊपर में यही 27,300 400 इस जगह पे मार्केट है। ये रेंज में रहेगा, ये रेंज ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है, इस रेंज में रहेगा, पर ऊपर के साइड का रेंज क्लियरली नहीं बता रहा है मार्केट। लेट मी गिव यू अ सेंटीमेंट इंडिकेटर ऑफ निफ्टी, और ये डेटा काफी आपके लिए फायदेमंद होता है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसके बारे में बताया था। इट इज अ प्योर डेटा विच गिव्स यू एक्चुअली अ ट्रेंड, अ व्यू। तो अगर मैं आपको देखता हूँ 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक का मैंने पूरा डेटा यहाँ डाला हुआ है, ओके, जिसमें 6, 9, 11, 12। सो ये डेटा अगर आप देखते हो तो डिस्काउंट प्रीमियम जो निफ्टी में है, जो 33 रुपया था वो घट के 13 रुपया हो गया 12 सितंबर को। जो कॉस्ट ऑफ कैरी था वो वही रेंज में 0.75 0.8। कॉस्ट ऑफ कैरी इज व्हाट, जो आप कॉन्ट्रैक्ट कैरी करते हो एक महीने से दूसरे महीने के लिए तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो कॉस्ट ऑफ कैरी गिना जाता है। पीसीआर पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट का वो 1.18 है। सो ये पूरे जोन रहा। सो 1.18 अगर मैं देखा जाए तो ये नहीं बोल सकते कि वी आर टू ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, वी आर इन द सेंटर। पुट कॉल रेशियो वॉल्यूम का अगेन 0.89। सो ये काफी मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ऑलवेज बाइंग आती है। जब भी 0.89 0.5 तो पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट का अगर हो जाता है वॉल्यूम टर्म में तो बाइंग आएगी, और जब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा लाइक नियर टू जाएगा तो वहां पे सेलिंग आएगी। तो ये ऑलवेज इसी तरह से रहेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखते हो निफ्टी 50 स्टॉक्स में तो 38% इज द एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, एंड इन ऑल एफएनओ स्टॉक्स इट इज 47% एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। सो 38% स्टॉक्स, 47% स्टॉक्स एडवांस हुए, बाकी डिक्लाइन हुए, और यही जोन में रहा। एंड अगर मैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखता हूँ वही 14% की है, विक्स है 14% का, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 18% की। तो विक्स में भी अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट काफ़ी रहा है, हिस्टोरिकल वॉल से तो कम है, तो उसमें देखने की चिंता नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर देखते हैं तो वहाँ पे डिस्काउंट जो 75 रुपीज़ था, 75 रुपीज़ था, वो भी वही 54 से लेके नीचे घट के आ गया है। कॉस्ट ऑफ कैरी परसेंटेज वही चल रहा है, पीसीआर 1 का है, पीसीआर वॉल्यूम 1.14 का है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो 70%, 45% इन एफएनओ स्टॉक है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 17% है, विक्स 14% का है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 20%। सो अगर वॉलेटिलिटी वाइज देखेंगे सो वी आर इन बिटवीन, बट पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि हो सकता है हम अभी तक बाई जोन में है, अभी तक ओवरसोल्ड में नहीं गए, नहीं ओवरबॉट में है। सो ये देखने की बहुत ज़रूरत है।
अब मैं आता हूँ स्टॉक्स के ऊपर में, और स्टॉक्स के ऊपर में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देना जरूरी रहता है कि लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट कवरिंग किस में हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग किस में हो रही है, और शॉर्ट बिल्डअप किस में हो रहा है। ये चारों इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली आपको देने से आपको क्लैरिटी आती है कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है किस स्टॉक में। और मैं मेजर स्टॉक के ऊपर ही हम लोग फोकस करते हैं, टॉप 10 पे ही ध्यान रहता है। सो अगर लॉन्ग बिल्डअप यानी कि जहाँ पे प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए और आपका ओआई भी ऊपर जाना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाना चाहिए, तो बीपीसीएल में 22% ओपन इंटरेस्ट ऊपर हो गया और प्राइस भी 6% ऊपर हुआ। और उसी तरह से एसीसी में 3% ओपन इंटरेस्ट में प्राइस में ऊपर हुआ और ओपन इंटरेस्ट 9% हुआ। सो टोरेंट फार्मा, कॉन्कोर, दीज आर द टॉप 5 स्टॉक्स जहां पे ओपन इंटरेस्ट काफी ऊपर हुआ बिटवीन 22% एंड 10%, और उसी तरह से प्राइस में मूवमेंट 6% से लेके 3% तक आया। सो ये स्टॉक्स है बीपीसीएल, टोरेंट फार्मा, कॉन्कोर, एसीसी, एस्कॉट्स ऑयल, यस बैंक, डीएलएफ, एक्सिस बैंक, टाइटन, जिंदल स्टील, हिंद पेट्रो, सीमेंस। ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर ओपन इंटरेस्ट ऊपर है और प्राइस भी ऊपर है, और ओपन इंटरेस्ट ऊपर है 4% से लेके 22%, और प्राइस यही जोन में 1% से लेके 5% तक ऊपर रहा। एंड अगर मैं शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग की बात करूं तो शॉर्ट कवरिंग रही इंजीनियर्स इंडिया में, जहां ओपन इंटरेस्ट गिरा। शॉर्ट कवरिंग किसको बोलते हैं कि ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए, यानी कि लोग जो शॉर्ट है वो अनवाइंड हो जाने चाहिए, एंड सेकेंड जो फ्यूचर्स का प्राइस है वो ऊपर आना चाहिए। तो इंजीनियर्स इंडिया में ऊपर आया प्राइस और ओपन इंटरेस्ट घट गया। रिलायंस कैपिटल में प्राइस ऊपर आया, ओपन इंटरेस्ट घट गया। सिमिलरली आईजीएल में प्राइस ऊपर आया बाय 1%, ओपन इंटरेस्ट घट गया बाय 6%। मदर सुमी, कोलपाल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सम ऑफ दिस कैंडिडेट्स जहां पे रिलायंस इंफ्रा से लेके इंजीनियर्स इंडिया में 2% से लेके 11% तक ओपन इंटरेस्ट घटा है, और उसी तरह से प्राइस मूव हुआ है 0.5% से लेके 5% तक, और ये पूरा क्लियरली विजिबल है। और थर्ड है शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब आप समझते हो कि जहां पर ओपन इंटरेस्ट आपका बिल्ड हो रहा है और प्राइस घट रहा है। तो अगर मैं टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो ये टॉप 10 की पूरी लिस्ट है। तो रेमंड में 19% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और उसी तरह से प्राइस 1% गिरा, और सिमिलरली पीईएल में 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और 3% प्राइस गिरा। उसी से चोला फाइनेंशियल में 9% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और 7% अबाउट 1% तक प्राइस गिरा। सो प्राइस में अगर जब भी आप देखते हो कि मूवमेंट आता है, जब भी घटता है, जैसे इंडिया बुल फाइलिंग हाउसिंग फाइनेंस में 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और उसी तरह से 4% प्राइस गिरा। यानी कि जब लोग शॉर्ट बिल्डअप, मतलब लोगों को शॉर्ट करना है स्टॉक को, लोगों को बेचना है स्टॉक को, तो वो क्या कर रहे हैं कि पोजीशन खड़ी कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, और उसी हिसाब से प्राइस पे प्रेशर आ रहा है। सो ये पूरी लिस्ट है आपको डॉक्टर रेड्डी से लेकर रेमंड तक यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और साथ में प्राइस गिरा। अब मैं फोर्थ लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा, जहाँ पे ये ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है जिसको लोग एग्जिट कर रहे हैं, दे वांट टू एग्जिट आउट ऑफ इट। सो यूजुअली क्या होगा, एक ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए, सेकंड प्राइस में रिडक्शन आना चाहिए। सो ये 5 स्टॉक्स है जो मेरे पास में दिख रहा है कि एमआरएफ जहाँ पे 8% ओआई गिरा और साथ में आपका 0.75% प्राइस गिरा, और इसी तरह से स्टार में 1% प्राइस गिरा और 5% ओआई गिरा, और उसी तरह से डीएचएफएल के अंदर में 0.5% प्राइस गिरा एंड अबाउट 3% ओआई गिरा। सो ये लिस्ट भी विजिबल है बिटवीन स्टॉक लाइक एमआरएफ, एमसीएक्स, स्टार, इंडिको, डीएचएफएल एंड पीएफसी, जहां पर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगी। सो ऑलवेज ये डेटा आपको इस तरह से एनालाइज करना है कि लास्ट वीक में ये हुआ तो इस वीक में इसके ऊपर में मेरे को क्या एक्शन लेना है। यूजुअली एक्शन कैन बी टेकन बाय वे ऑफ बाइंग इनटू ऑप्शंस या सेलिंग ऑप्शंस या गेटिंग इनटू फ्यूचर्स या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, जो मेरी आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के अंदर में बहुत अच्छी तरह से 16 वीडियो है जो आपको ये सब बताएंगे कि किस तरह से आप सब स्ट्रैटेजीज यूज करके ये चारों फॉर्मेट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, और ये जो चारों चीजें हैं आप कर सकते हो इजीली, आराम से इसको आप ट्रेड में यूज कर सकते हो बाय यूजिंग माय स्ट्रैटेजीज। लेट मी कम टू कमोडिटीज मार्केट्स, और कमोडिटी मार्केट्स में एक्शन क्या रहा। सो लेट मी सॉर्ट ऑफ गिव यू अ व्यू, और मैं सिर्फ 5 ही कमोडिटीज के बारे में बात करूंगा, बाकी सब कुछ डेटा अवेलेबल है। मैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड के ऊपर मैं बात करूंगा। एंड लेट मी गो टू द चार्ट फर्स्ट, गोल्ड। सो गोल्ड का चार्ट एंड देन आई विल कम टू द समरी। सो गोल्ड अगर आप देखेंगे तो इट हैज बीन मूविंग इन द रेंज। सो इफ यू सी द लास्ट, दिस इज लाइक May to September data which I have, and if you see the price is continuously going up, but for the last week there was this continuous fall. So this is on a price front. If you see,
that it has closed at about 38,016. Okay, so gold looks to be at this point of time well above the 50-day moving average, but below the 21 and the 9-day moving average. So यही है कि अगर 50-day के रेजिस्टेंस पे से ऊपर है और अभी currently 9 और 21 if you see both have merged at the same price of 38,016. So it looks that okay, there could be a resistance at this point, but gold at this point looks to be in a positive zone. So अगर मैं इसी बात के ऊपर मैं वापस ट्रेंड के ऊपर में आऊँ तो अगर गोल्ड का जो मुझे ट्रेंड दिख रहा है तो ये साइडवेज हुआ है एंड साइडवेज के कारण यहाँ पे रुका हुआ है, बट इसका रेजिस्टेंस है 38,700 और इसका सपोर्ट है 37,300. सो अगर मैं इसको चार्ट के ऊपर में बताऊं तो आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट 38,700 और 38,300 ये जोन के अंदर में है और इसी जोन में हमारे एवरेजेस भी है. सो ये गोल्ड के ऊपर में इंफॉर्मेशन हो गई. मैं अभी आपको सिल्वर में बताऊंगा. सिल्वर अगेन लास्ट वीक was a bit low, so 921 ये दोनों एवरेजेस के जोन में बैठा है, ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर में है. तो इसकी क्लोजिंग आई है 47,361. if I want to look it from the point of view of the trend, so on the silver side it is currently sideways with a 48,000 as my 45,500 as my support and 49,500 as my resistance. So ये zone है. So currently इसी zone के अंदर में ये trade कर रहा है. So we should look at it in that format. So this is what silver is looking at. Till the resistances are there of these two averages, we can hold it. But at this point of time, sideways to a breakdown could be a possibility. So we need to see whether EMA 50 can be held. So जब तक EMA 50 के ऊपर में है, I will still trade on a long side and to a sideways side. So copper में अगर आपको दिख रहा है market, copper has sort of broken the 9-day moving average and it has gone and it is above the 21-day moving average. So मैं तीन, जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं ना, तो 9, 21, 50 ये, और लॉन्ग टर्म के लिए 100 और 200 ये एवरेजेस यूज करनी चाहिए. आपके लिए एक अच्छा इंडिकेटर बता रहा हूँ कि इस तरह से आप यूज करके आप कभी भी एवरेज इसके ऊपर में खेल सकते हो. और अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये ट्रेंड हमारा देख सकते हैं. और अगर आपको कॉपर के ऊपर में मैंने जैसे ट्रेंड बताया था, तो कॉपर का ट्रेंड अगर आप देखते हैं, सो कॉपर का ट्रेंड इज शोइंग मी साइडवेज with a 445 as a support and 465 as a resistance. So currently copper is in the range of 452 and within this zone of 465 and 445, 10 rupees either side, the market is sideways at this point of time. So ये हो गया आपका कॉपर के ऊपर में मूवमेंट. Then I come back to crude oil. Crude oil again, now we saw the spike. और अभी ये स्पर्क अभी भी आया हुआ है. और अभी लास्ट अगर मैं जैसे दिन शूट कर रहा हूँ, there was again a reduction of about 5-6%. So because of the Aramco, there is this built up which is happening, and if you see that crude has way gone beyond the 9 and 21. So ये बुल जोन में ही है. जब तक ये बुलिश जोन में है, जब तक ये 9 को ब्रेक नहीं करता है, तब तक इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि ये नीचे आएगा. So the first holding is about 9-day moving average, which is the shortest average which I have put on this, and 21, and I still do not have the picture of 50-day moving average which will be below. So 50 दिन तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है. So 9 और 21 के ऊपर ही चल रहा है. तो जब तक इसी जोन में है तब तक I should hold, and this is a weekly chart. So this is a weekly candle of each. So this itself shows that there was this big white candle and then this red candle, because it has, but till this whole white candle is not taken away, I will not convert this chart to negative. So if I want to sort of give you a view back, so I go back to my view indicator list, which is here. So on what do you call it, copper, sorry, we were on crude. So on crude, the indicator is down to the extent that because the candle is within that white candle, so between the 4,230 support, it should hold. If it holds, fair enough. Resistance, it is already at that level. So, and we are currently at 3911. So this is about the 4 stocks: gold, silver, copper and crude. And I think I would have natural gas at the end. So natural gas, again, it is holding way above the averages. 9, 21, 50 तीनों के ऊपर ही है. वीकली कैंडल, पर यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्मेशन डोजी जैसा दिख रहा है. सो ये डोजी का फॉर्मेशन में ऑलवेज बॉडी आप देखेंगे तो बॉडी जो दिख रही है बहुत छोटी बॉडी है, और यहाँ पे बहुत बड़े दोनों तरफ. सो इट कुड बी अ स्पिनिंग टॉप, इट कुड बी अ डोजी, इट कुड बी इनडिसिसिव कैंडल. सो ऐसा लग रहा है मार्केट एक साइडवेज से एक टॉप आउट करने की कोशिश में है. बिकॉज अगर यहाँ पे बाइंग होती
इस लेवल पर, तो इसकी बॉडी बड़ी होनी चाहिए थी, बॉडी बड़ी नहीं है, इसके दोनों टेल्स बड़े हैं. दिस इटसेल्फ शोज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट यहाँ पर टॉप आउट हो जाएगा. तो अगेन द क्लोजिंग वाज 191.60, way above the 921.50 for natural gas. And if I want to see on the trend side, so I go back to the trend indicator for me, and the trend indicator says on natural gas 172 is my support zone, and at this point of time showing up. So it is clearly up because it is way up beyond the averages, but at upside I would still feel that there is another candle which I need to look at the next week to see that okay, it is gone and closed above. So if it closes above, there will be a fresh buying that will emerge. So I think at this point of time it is an upside indicator. So with this, let me go back to my currency markets. So with the currency markets, again there was this volatility which was happening. Currency was, rupee was weak and USD was strong for a long period of time. And what we have seen in the USD INR is the same. It opened at 71.79 in the week and went to a high of 72.04 and closed at 71.28. So where it opened, it has closed below that. So probably it was in our favor at this point of time, but it is still way above that comfort zone that we need, 68, half 69. It is way above that, 71.28. Again, we have to see what is going to happen with the oil demand, because again, oil prices are something which is not in our control. Till these prices don't come back in the zone, we can still see some volatility on that front. So that was the volatility on this side, and this is the chart of USD INR. Sort of, if I want to give you a better view in terms of zooming in this. So on the zooming side, if you see that this is the current scenario is on the Fibonacci side. I have given the Fibonacci view, and on the Fibonacci view, these are the averages, the blue, the green, and these lines are the averages, and the price is currently somewhere around these averages, and it is holding. So till it is not breaking this zone of 68.64, 70.084, 70.52, 70.97, it is still in a buy zone. Still USD is in a buy zone with a resistance at 72.40, which is my highest Fibonacci level. And again, if you see some of my support lines and resistance lines, these are these vertical lines, horizontal lines, and the trend lines which are showing that there is this resistance which is going to be seen across here. So at 71.78, which was the close, I feel that 72.5 is what the resistance would be, and 69.93 is the lower support which you could look at. Between this zone till it holds, it is in a buy zone at this point of time. So now let me give you the most important awaited part that you always want from me, the view for the Nifty and Bank Nifty, and obviously some view on the sectorial indices. So my focus will be the Nifty, Bank Nifty view. So index charts and prediction for the week. Okay, so on the index chart and prediction for the week, okay, on the Nifty intraday. So if you see Nifty intraday, and let me sort of zoom it. So this is a chart, but let me zoom it for the first time, and so that you can have a clearer view of what is happening on the indices. So अगर आप indices का view देखते हैं, तो index ऊपर बंद हुआ था. Nifty had closed up, okay, but this I put my Fibonacci levels on the system. Okay, so if you see these supports and the resistance zones, these are Fibonacci levels that I put onto the system, and these are the averages. Although it may be looking more colored format, and maybe at the next time I will try to get in more briefer where I can have a more clearer view on this. So till this resistance line, this resistance support, this is a support line which is flowing across here, and then there are multiple supports to these lines which are I have sort of plotted across. There's a horizontal support, and then there are these trend lines which I have put in. So these are holding across. So if I want to give you a sort of a view, so the Nifty index closed at about 93 points, which is about say 0.851% higher at 11,075, with 41 stocks up and about 9 stocks were down. So this ये जो ऊपर का push हुआ है, because of those 41 stocks which are up in the index and 9 stocks which were down, we had this 1% plus benefit. Now if you see this, and if I want to sort of give you a view that this market is expected to undergo, यहाँ पे ऊपर में जाके कुछ ना कुछ profit booking आएगा. Okay, so if I want to sort of give you an alert that you should look at these resistance levels of 11,089, this line which I have drawn here, this is one resistance level, and 11,141. These are some of these resistance levels which will be faced by the market. So ये upside में काफी trapped है. So if you look at it, there could be a bull trap which is being formed, जहाँ पे market ऊपर में जा रहा है, लेकिन ऊपर में sustain नहीं हो रहा है. And now because of this news of oil,
it will slide. So usually I will tell everyone who is trading Nifty is whenever it goes up, go and book your profits. जहां पे भी ऊपर गया, ऊपर में जाके बुक करो प्रॉफिट्स. हो सकता है आप शॉर्ट भी कर सकते हो. बट अगेन इफ यू लुक एट ऑन द डाउन साइड इज ओपन. डाउन साइड में काफी प्रेशर है, डाउन साइड काफी ओपन है. सो मैं कुछ आपको लेवल्स देना चाहता हूं विच sort of will help you. So first give you a view and then those levels. So on the current levels, an up move could be a bull trap, and unlikely that bosses will move substantially higher in the short term. So यहाँ से कुछ substantial higher लग नहीं रहा है मुझे. और even though there is an incremental fresh long, so incrementally fresh long हो रहा है. मैंने देखा, आपको दिखाया भी था कि 11,000 के ऑप्शन में इंटरेस्ट बिल्टअप हो रहा है, 10,800 में बिल्टअप हो रहा है. तो ये बिल्टअप जरूर हो रहा है 10,800 11,000 में, बट कहाँ बिल्टअप हो रहा है? पुट साइड पे. कॉल साइड में वहीं ऊपर में 11,000 11,200 में बिल्टअप हो रहा है. यानी ऊपर में सेलिंग के लिए लोग बिल्टअप कर रहे हैं, नीचे में पुट साइड में बिल्टअप कर रहे हैं. सो मार्केट ऊपर में जाके रुकेगा. सो ये एक बात है. इवन दो देयर हैज बीन इंक्रीमेंटल फ्रेश लॉन्ग जो हुआ है, इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, एंड वेलोसिटी इज स्टिल सबड्यूड. तो वेलोसिटी है ना जो कम है, ऊपर जाता है मार्केट, होल्ड हो जाता है, रुक जाता है. सो ये मूवमेंट जो है हायर लेवल्स पर बेयर्स जो होते हैं वो आके बेचते हैं मार्केट में. तो ये जो ऊपर का जो अगर आप देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल भी मैंने आपको दिखाया है, और ये हमारे टिकर के सॉफ्टवेयर में से है. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे टीवी पे ये भी एक एडवांटेज है कि टिकर का सॉफ्टवेयर यूज़ करके आपको उसी में से प्रेडिक्शन देते हैं. एंड वी ऑलवेज आस्क यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टू द सॉफ्टवेयर. तो यहाँ पर आपका मार्केट जब ऊपर जाता है तो ट्रैप हो रहा है, इस रेजिस्टेंस पे जाके रुक रहा है. सो ये जो R1 R2 जो दिख रहा है आपको 11,056, यहाँ पे भी रुक रहा है मार्केट. और नीचे में यहाँ आके जो सपोर्ट 3 लिया 10,920, और नीचे आके वापस 10,920 के बाद 10,868, यही जोन में, और 10,827 जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये जोन के अंदर मार्केट आया है. तो इफ यू लुक एट ऑन द लोअर साइड, द सपोर्ट्स हैव बीन टेकन अवे. सपोर्ट्स जा रहे हैं और ऊपर साइड में रेजिस्टेंस को कोई ब्रीच नहीं कर पा रहा है. सो ये क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि ऊपर में जाके सेलिंग हो रही है, ऊपर में जाके प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, साइडवेज हो जाता है मार्केट, फिर वापस नीचे आना चालू हो जाता है. सो ये क्लैरिटी है. जब तक ये आपका 10,750 ये जो दिख रहा है मल्टीपल सपोर्ट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये होल्ड कर रहा है, यू कैन स्टिल थिंक दैट द मार्केट इज अप. और यही जोन में रहेगा जब तक ये जोन और बीच होता है. तब तो बहुत सारे नीचे के लेवल है, 10,680 है, 530 है, नीचे में 10,333 भी है, और 10,027 भी है इफ यू गो एट द हाईएस्ट एवरेजेस. सो ये सब लेवल्स आपके पास में है. सो मैं एक थोड़ा सा इसमें एक व्यू दे दूं तो ब्रेकआउट लेवल ऊपर में यही 11,048 11,063 आप नोट कर सकते हो. ये ब्रेकआउट लेवल रहेंगे निफ्टी के अंदर में. ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे डाइवर्जेंसेस नहीं है, बट वी आर सीइंग सर्टन डाइवर्जेंसेस इन द इंडिकेटर्स. यानी क्या हो रहा है कि इंडिकेटर्स कुछ और बता रहा है, प्राइस कुछ और बता रहा है. सो ये जो होता है ना, जहां पर भी डाइवर्जेंस आता है ऑलवेज वहां पे चांसेस है कि मार्केट ब्रेकडाउन होएगा. सो अपसाइड टारगेट में अगर बोलूं तो 11,153, ये ऊपर का 164 178 ये जोन है ऊपर के अंदर में, और नीचे में ब्रेकडाउन होने के बाद 11,017 10,985 ये जो लेवल है 11,017 10,985, यहाँ से मार्केट नीचे आया. तो नीचे के लोअर सपोर्ट है 10,926 जो आपका एक तरह से S3 भी है, और 10,900 10,870 जो आपका S4 भी है, और 10,836 और 10,790 जो आपका ये मल्टीपल सपोर्ट है. सो ये सपोर्ट्स पे अगर आप होल्ड होते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक स्पायरलिंग डाउन आ सकता है मार्केट. अपर साइड टारगेट भी मैंने बता दिया, निफ्टी ब्रेकडाउन भी बता दिया. लेट मी दिस इज सॉर्ट ऑफ अ व्यू on both the daily and the weekly side, and let me just take you to that. This is the intraday, and let me take you to the daily side chart. Again the clarity is the same. You see this at the 23.6% Fibonacci level. That's where the market has broken 10,977, and we are looking at 10,630 which is the 0% level. अगर इसके ऊपर है तब तक ठीक है, नहीं तो वापस यही 10,000 का जो बहुत बड़ा एक मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे, एंड देयर कुड बी 10,500 एक छोटा सा यहाँ पर एक और सपोर्ट आ रहा है 10,450 10,500. अगर ये दोनों सपोर्ट है और ये 10,630, एंड इफ यू सी दिस इंडिकेटर हियर यू आर सीइंग दैट इट इज गोइंग बिलो द 41 लेवल्स. इस तरफ में आ रहा है RSI, और आपका MACD अगर देख रहा है तो MACD इज समवेयर बिलो द जीरो लाइन. सो इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है, मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं करके मार्केट नीचे ही आ रहा है. तो क्लैरिटी बहुत क्लियर है कि आप शॉर्ट रह सकते हैं मार्केट में. कुछ न्यूज़ आएगी, इंटरनेशनल न्यूज़ है जो दोनों तरफ होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट ओवरऑल व्यू टिल इफ यू वांट टू गिव मी अ स्पेसिफिक पॉइंट 38.2 दिस इज 11,192 लेवल एंड 11,360 लेवल, ये बहुत ऊपर है.
इनको कोई चांस नहीं है ब्रेक करने का। और ये जो मल्टीपल एवरेजेस इसके ऊपर है 9, 20, 150, 100 एंड 200, ये जितनी भी एवरेजेस दिख रही है सब ऊपर है, हार्डली एक या दो एवरेज इसके साथ में खड़ी है, सब एवरेजेस ऊपर है। मार्केट एवरेज वाइज से भी नीचे है, फिबोनाची के लास्ट नंबर पे है, क्लियरिटी बहुत है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस भी क्लियर बता रहे हैं, प्लस डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं बिटवीन इंडिकेटर्स एंड द प्राइस। So my clear view at this point of time is, although we are on the third day, second day in the week, in the forwarding week, यहाँ पे दिख रहा है कि there was a movement upside and downside in the market. We saw a 200 point slide in the Nifty. Post that there was some recovery, but clarity वही है कि यही 200-300 पॉइंट के जोन में जब तक मार्केट है होल्ड कर रहा है, 10,630 इज जो sort of last frontier, अगर वो गया then the market can go back and slide way back up to 10,000. So we have to hold at 10,630. Let me see on the weekly side if I can give you any view. On the weekly side, if you see on the zooming side, 10,008 ये weekly का 0% है and market is at 10,875, which is a 61% level. So usually बोला जाता है ना कि फिबोनाची के 0 से लेके 100% जो लेवल है, so 0 से 100% के लेवल में नीचे में 10,008. So weekly side पे again 10,008 is a very big support and 10,000 ऑलरेडी जो वीकली का लास्ट सपोर्ट है अपन उसी पे है. सो अगेन वीकली साइड में आई फील दैट वी हैव सॉर्ट ऑफ टॉप्ड आउट देयर एंड देयर इज अ मेजर रेजिस्टेंस बिटवीन ऑल दिस 11,600, 295, 11,050, 10,875. ये मेजर रेजिस्टेंस है. जब तक इनको नहीं लेके जाएगा, वीकली बंद नहीं होगा ऊपर, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा. लेट मी कम टू बैंक निफ्टी. अगेन बैंक निफ्टी इज सीन अ परफॉर्मेंस सिमिलर एज निफ्टी, बट इनफैक्ट ये ज़्यादा वॉलेटाइल रहा. तो अगर बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, लेट मी सॉर्ट ऑफ गिव यू अ जूमिंग इफेक्ट ऑन दिस पार्ट ऑफ द प्राइस विच विल टेल यू द लेवल्स. सो द लेवल्स यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि एवरेजेस ऊपर है, प्राइस नीचे जा चुका है, और ये जो मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पर, ओके, ये जो मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पर, जहाँ पर आपको अगर दिख रहा है कि 27,172 एंड अगेन एट समवेयर बिलो 27,000, ये जो सपोर्ट्स है इसके पास आ रहा है मार्केट, और ऊपर में रेजिस्ट हो रहा है. ऊपर में कहाँ रेजिस्ट हो रहा है? ऑल दिस R1 से लेके R4, all the resistance are well above. Even at the pivot, it is well below the pivot, 27,897. It has closed in this zone. So even S1, S2, S3, S4, all the Fibonacci pivots on intraday basis have been taken away. So market is in a selling zone here, clearly telling me, and I would sort of go to an intraday, from an intraday to a daily chart, which will give me a more clarity. And let me sort of again zoom this thing for you, which will give you a clear idea as to where this. So till 27,131 is held on a daily basis, okay, and it is right now below the 23.6% Fibonacci level and well below the averages. I think only one or two averages are right now, even the last blue average, that is 200, 100, 50, 21 and 9. So we are at 9 and that is also being taken away. So at this point of time, the weight is on the lower side. This is one support which I can look at 26,162, 26,600. Which is a 0% on the Fibonacci, which could be held. Also, it is a horizontal support line with a resistance line which is being held here at 27,131. So between this zone of 27,100 to 26,600, where the market could be taking a support. Otherwise, on the resistance line, still 28,500 is not taken away, or 29,191, which is a hardly any possibility of being getting taken away. So if I want to give you those levels, so if I give you the levels, on the bank nifty on weekly and also on the daily side, the bank nifty levels would be on the upper side, we can say the target is 28,338, 28,580 and 28,645. जब तक ये breach नहीं होता है. And on the lower side, breakdown levels are 27,800 and 27,680. So, and the lower side targets would be, if those are broken away, 27,400, and we can go up to 26,315, which I already showed. So ये level है. And if I want to show it on the weekly side, again I will just sort of zoom in and give you a performance review on the weekly side. Again, weekly side, this is way beyond. But if I look at 100%, 24,000 cannot be achieved. 27,050, 27,967. So this is where I think, so 24,000 again. So even if weekly is not going to help you because these levels are too apart, but these averages which are there are still being held here. So till this average of 9, 14, 2100 is being held here, this can be seen across. So my only view would be keep on booking profits. As and when the markets go up, keep on booking profits till the market keeps on going down, till it doesn't come to a major support, which is a Fibonacci support. Just hold it. At Fibonacci support, there could be a reversal.
So I would be a buyer at the Fibonacci support reversal level, maybe at 27,050 or below at 24,000 on a weekly basis. Otherwise, I'm a net seller on both the Bank Nifty and Nifty. So this is my current view, and let me sort of give you a view on the weekly, on the other indices, which will be just an overall view. Again, on the small cap, which we can see, and if I want to sort of show you on a zooming front, small cap is showing me that okay, at 5069 level, which was the Fibonacci support, it has taken, it is held here. So again, at the top out is happened at 9678, but till it is being held here, you can say that it is being on a sideways. But I would be very, if you can say me, my view would be, if this is broken, small cap should be avoided. So small cap is in a risky zone, small cap Nifty, and then there are mid cap again on a similar side. It is on a risky zone. It has come at the level where it is being held as a support, the last support, and then we have the indices on the sectorial side. So FMCG is something which we can see that FMCG has become sideways to so at 23.6% Fibonacci level is being held up here between 23.6 and 38.2. So between 28,675 and 30,000, it is getting bunched up here. Till it holds here, it's okay. Otherwise, we can look at 26,780 is the level. So FMCG is something which is being held up. It's not negative at this point of time, but yes, we have to see what's going to take forward from here. So this is on the auto side. Again, you see that the level is already reached 6,700. So index is very clear. All averages are above. The market is very weak on the index of auto. So I would not advise buying on the auto till the 8,017 is not taken away. So auto is negative. Pharma, again a defensive sector. So there is no buying which is happening. And if you see the levels which are high way back of 2015-16, it has never been achieved. Somewhere in 2019, we have gone up to this 10,791, and now we are back at 7,933. So these are the levels which I would say. So at this point of time, it looks to be on a sideways to a lower side. So again, pharma, although defensive, is not attracting. And you saw the pharma week, pharma banking, pharma, FMCG, whether indices and IT, whether indices which are weak. Okay, and metal again on a sideways to a lower front, and on the energy side again, okay, only on energy index at this point of time it is above because of the oil spike. So I would still wait for the energy index on the upper side. If I want to give you a zooming view, let me give you a last zooming view, and this would be my last chart for the day. And it says that till 13,035 is intact here, and this has not been taken, and there are these multiple support lines which are running across it at 14,336. So till 14,336 is intact and 13,035 is intact. This is still in a positive zone because some of the averages are still yet to be taken out. So I would still feel that on this sector we can still have an eye towards, because it's an energy basket and it is having a strength in terms of upside. So the upside is not broken away. Still we are in an uptrend here. So till these levels are not breached, we can look at an uptrend. So overall, if I want to give you a final view and a thank you which I want to say,